जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज अक्टूबर माह का आखिरी दिन है, यानी कि 31 अक्टूबर है। तो 31 अक्टूबर से जो भी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब यह दिवस मनाया क्यों जाता है? बात है 1947 की, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद में हमारे देश में कुल मिलाकर के 560 से ज़्यादा देसी रियासतें थीं और भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उन देशी रियासतों का भारत में विलय किया जाए और एक अखंड भारत का निर्माण किया जा सके। तो उसी क्रम में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा जो भी हमारी रियासतें थीं उनका विलय किया गया था भारत में। यानी कि जो आज आप अखंड भारत का स्वरूप देखते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और इन्हीं के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। तो 2014 में इस दिवस को पहली बार मनाया गया था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पिछले साल की बात है, यानी कि पिछले साल 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से दो हमारे यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए थे आधिकारिक तौर पर। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, जब भी आपको पीडीएफ मिले तो 10 मिनट का समय निकाल करके पीडीएफ से एक बार आप रिवीजन जरूर किया करें। टेलीग्राम पर मैं आपसे क्विज भी पूछता हूं, हालांकि आपका जो परफॉर्मेंस रहता है क्विज में वो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होता है। तो आप क्विज में पार्टिसिपेट जरूर किया करें और धीरे धीरे करके आपकी जो परफॉर्मेंस है वह भी इंप्रूव होना शुरू होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन किया गया गुजरात राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो अभी हम लोगों ने पहले प्रश्न में ही डिस्कस किया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म की वर्षगांठ मनाई जानी है आज, यानी कि 31 अक्टूबर को। तो इसी के मद्देनज़र हमारे जो पीएम हैं वह गुजरात के दौरे पर हैं और उसी दौरान उनके द्वारा आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा पीएम के द्वारा एकता माल चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, जंगल सफारी और जियोडेसिक होम एवेरी का भी उद्घाटन किया गया है। और हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि भारत की जो पहली सी प्लेन सेवा है वह शुरू होगी केवड़िया से अहमदाबाद के बीच में। तो आज पीएम के द्वारा इसका भी उद्घाटन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। बाकी गुजरात राज्य की बात करते हैं तो इसकी राजधानी गांधीनगर में है। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं विजय रूपानी। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा अहमदाबाद में और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं विक्रम नाथ। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि गुजरात हाई कोर्ट हमारे देश का पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया है जिसने अदालत की कार्रवाई का लाइव प्रसारण किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सारी चीज़ें गुजरात से जुड़ी हुई हैं जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी। 7 नवंबर 2020 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 01 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया जाएगा? तो इसे लॉन्च किया जाएगा PSLV C49 रॉकेट की सहायता से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2020 में हमारे इसरो के द्वारा यह लॉन्च की जाने वाली पहली सैटेलाइट है। हालांकि इसरो के द्वारा एक सैटेलाइट जनवरी में लॉन्च की गई थी, लेकिन वो लॉन्च की गई थी फ्रेंच गयाना से। तो आपको अगर पता है कि वह कौन सा सैटेलाइट है तो उसका नाम नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं EOS 01 सैटेलाइट की। तो इसके बारे में आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। कैसी है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, यानी कि इस सैटेलाइट के माध्यम से हमारी पृथ्वी के ऊपर नजर रखा जाएगा और इसका मुख्य रूप से फोकस होगा LAC पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जो कि वह स्थान है जहां पर भारत चीन के साथ में सीमा साझा करता है। और इस स्थान पर सिंथेटिक अपर्चर रडार के माध्यम से
ये जो हमारे सैटेलाइट है वह पूरी सीमा के ऊपर नज़र रखेगी। बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि इसरो के द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से इसको 7 नवंबर को लॉन्च किया जाना है। और PSLV से प्रश्न पूछा जाता है तो इसका नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे एक हमारा GSLV होता है तो GSLV में G का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस और PSLV में P का मतलब होता है पोलर। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। फेनी पुल जो कि हाल ही में चर्चाओं में रहा, भारत से किस देश को जोड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, ये जोड़ेगा भारत से बांग्लादेश को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और यह जो पुल है वह फेनी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? फेनी नदी पर यह पुल बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो ऊपर वाला रीजन है ये है त्रिपुरा, यहाँ पर है त्रिपुरा और ये आपकी है फेनी नदी। तो फेनी नदी के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा भी बनाती है। कौन सी? फेनी नदी। तो इसी फेनी नदी के ऊपर 1.8 किलोमीटर लंबा पुल का निर्माण किया जा रहा है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। और इस पुल का निर्माण हो जाने के बाद में बांग्लादेश का जो रामगढ़ है और त्रिपुरा का जो सबरूम है वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि दिसंबर 2020 तक यह पुल बन करके तैयार हो जाएगा। बाकी इस पुल के बारे में बात करते हैं तो 2015 में हमारे PM नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो PM थी शेख हसीना, उनके द्वारा इस पुल की नींव रखी गई थी, यानी कि इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फेनी पुल ये बांग्लादेश के रामगढ़ को त्रिपुरा के सबरूम से जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने किस गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया INS कोरा से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आपको अगर याद हो तो कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था INS प्रबल के बारे में। तो उस समय भी हमारी भारतीय नौसेना के द्वारा INS प्रबल के द्वारा एक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया था। लेकिन इन दोनों में आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा पहला एंटी शिप मिसाइल था जिसका परीक्षण किया गया था अरब सागर में, उसे हम लोगों ने किया था INS प्रबल से। और INS कोरा से जो एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है, इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है बंगाल की खाड़ी में। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी INS कोरा की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट 25A के तहत भारतीय नौसेना के द्वारा इसे बनाया गया था और ये हमारी एक कोरा क्लास की गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। और कोरा क्लास में जितनी भी हमारी मिसाइल कॉर्वेट हैं उनमें से INS कर्च है, INS कुलिस है और है हमारा INS कारमुक। तो इन सभी के बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अक्टूबर 2020 में किस राज्य में स्थापित किए गए डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर और अटल इनोवेशन पार्क ने संचालन शुरू कर दिया? तो ये जो डिफेंस लॉजिस्टिक प्रोडक्शन सेंटर है और अटल इनोवेशन पार्क है, इसने संचालन शुरू किया है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो 2019 में जो हमारी वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा दूसरे रक्षा गलियारे के तहत कोयम्बटूर में इसके निर्माण की घोषणा की गई थी। तो रक्षा गलियारा क्या होता है ये आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है कोयम्बटूर, यहाँ पर है सलेम, ये हो गया तो होसूर, यहाँ पर है चेन्नई और ये है तिरुचिरापल्ली। तो इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा जिससे हमारे तमिलनाडु राज्य में जो भी डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं या इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित किया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश में कुल मिलाकर के 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं। पहला वाला 2018 में बना था उत्तर प्रदेश राज्य में और ये दूसरा वाला है कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। और इनका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि हमारे इस पार्टिकुलर क्षेत्र में जो रक्षा क्षेत्र है उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जाए। अक्टूबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना यानी कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है जम्मू और कश्मीर की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले ये समझते हैं कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम होती क्या है। तो ये योजना है केंद्र सरकार की और अभी पिछले महीने ही केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को विस्तारित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर तक।
तो योजना होती क्या है? इसके अंतर्गत जो भी हमारे कृषि उत्पाद होते हैं, उन कृषि उत्पादों से जुड़े हुए जो भी हमारे शेयर होल्डर होते हैं, उनके लिए मार्केट प्रदान करना, यानी कि जहां से वह इस प्रोडक्ट को आसानी के साथ में बेच सके और उस पार्टिकुलर उत्पाद की एक निश्चित राशि मिल सके किसानों को। इसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की शुरुआत की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। तो विस्तारित किया गया था जम्मू कश्मीर तक। और अब जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, इनके द्वारा सेब के उत्पादन करने वाले जो किसान हैं उनके लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी जम्मू कश्मीर की बात करती हैं तो औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बना है। हिंदी, उर्दू, डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी यहाँ की आधिकारिक भाषा बनी है। जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई। अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम बना है। कैनोबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। उत्तरी भारत का पहला बायोटेक औद्योगिक पार्क बन रहा है। माई टाउन माई प्राइड नाम का कार्यक्रम भी यहाँ पर शुरू किया गया है। भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में शामिल किया गया? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 100% संभावना है कि यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए। तो ध्यान रखिएगा, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंतर्गत अभी हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में मैंने अभी कुछ समय पहले ही एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं बायोस्फीयर केवी गुरु जी, वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा मैप के माध्यम से बताया था कि हमारे देश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कहाँ कहाँ पर वे लोकेटेड हैं। तो आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में वर्तमान में कुल मिलाकर के 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। और अभी यूनेस्को की जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है उसके द्वारा भारत के पन्ना और मालदीव के 2 बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं मैब। अब एक जरूरी चीज जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमारे देश में वैसे तो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है 18, लेकिन जो यूनेस्को का मैप प्रोग्राम है उसमें हमारे देश के कुल मिलाकर के 11 बायोस्फीयर रिजर्व शामिल थे। तो अब मैप प्रोग्राम में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या हो गई है 12। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पन्ना के बारे में मैंने आपको बता दिया। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो भारत का 1 बायोस्फीयर रिजर्व और मालदीव के 2 बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पर यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं। तो बाकी 11 कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। नीलगिरी हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन है, नंदा देवी है, नोक रेक है, पंचमढ़ी, सिमलीपल, ग्रेट निकोबार, अचनकमार अमरकंटक, अगस्तमलाई और है कंचनजंगा। तो पहला कौन था? तो पहला था नीलगिरी और आखिरी यानी कि 2018 में शामिल हुआ था कंचनजंगा। जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीत लिया है ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब पहले समझते हैं कि ये जो ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन है यह है क्या। तो ये हमारे देश का एक संगठन है और इस संगठन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि यह दुनिया का पहला ऐसा संगठन है जिसने जो भी हमारे रिमोट एरियाज हैं, यानी कि जहाँ के ट्रेन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना आसान नहीं है, उन सभी स्थानों पर टूरिज्म के माध्यम से और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सौर ऊर्जा को पहुंचा दिया। यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को सौर ऊर्जा के माध्यम से पहुंचाने वाला ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन पूरी दुनिया का पहला संगठन है। तो अभी इनके द्वारा भारत के 3 क्षेत्रों में 131 गांव में कुल मिलाकर के सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पहुंचाई गई, जिसके कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इनको क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण अवार्ड होता है संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, जो कि मिला है ग्लोबल हिमालय एक्सपीडिशन को। किस राज्य की सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% सीट को आरक्षित किया? तो ये आरक्षित किया है तमिलनाडु की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो अगर कोई
मेडिकल में ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम लोग कहते हैं नीट। क्या कहते हैं इसे? हम लोग नीट कहते हैं। तो ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होता है। तो अभी तमिलनाडु की सरकार के द्वारा एक यहाँ पर आदेश निकाला गया और इस आदेश में ये कहा गया है कि राज्य में जो भी सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर राज्य के कोटे की जो भी सीटें होंगी उनमें से 7.5% उन छात्रों के लिए आरक्षित की जाएगी जिन्होंने सरकारी स्कूलों से पढ़ाई की है। तो अभी ये जो बिल है वह राज्य विधानसभा के द्वारा पास किया गया और राज्यपाल जब इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो उसके बाद में इसे लागू किया जाएगा। कल ही हम लोगों ने तमिलनाडु की एक और स्कीम के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था यूथ एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम, जो कि हमारे वकीलों के लिए शुरू की गई है। तमिलनाडु की राजधानी आपको चेन्नई में मिलेगी। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं इडापड्डी के पलानास्वामी और इनकी पार्टी है AIADMK। उच्च न्यायालय है चेन्नई में और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के हैं AP शाही। और ये अन्य चीज़ें तमिलनाडु से जुड़ी हुई हैं, इनको आप लोग PDF में पढ़ सकते हैं। स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बांग्लादेश का। तो इस प्रश्न का ऑप्शन D करेक्ट होगा। अब यह पुरस्कार चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि बांग्लादेश की जो PM है शेख हसीना जी, इनके द्वारा अभी 8 व्यक्तियों और एक संस्थान को ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो पुरस्कार जो भी व्यक्ति या संस्था प्राप्त करती है उसको एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और 5 लाख रुपए नगद राशि के रूप में दी जाती है। राजधानी बांग्लादेश की ढाका में है, मुद्रा यहाँ की है टका। और ये आप देख सकते हैं, ये है बांग्लादेश और ये हमारे भारत के 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल हो गया, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा मिजोरम। सबसे लंबी सीमा है इसकी पश्चिम बंगाल के साथ में। और आपको ध्यान रखना है भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी स्थलीय सीमा है, ये भी आपको याद रखना है। अक्टूबर 2020 में जारी रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल फाइनेंस सेफेस्ट बैंक 2020। तो इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित बैंक है DBS बैंक, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। अब पहले समझते हैं कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो रिपोर्ट को जारी किया ग्लोबल फाइनेंस ने, जो कि न्यूयॉर्क आधारित एक कंपनी है और इस रिपोर्ट में इन्होंने दुनिया के 50 सबसे सुरक्षित बैंकों के बारे में बताया है। अब सुरक्षित इन द सेंस यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किस बैंक में अगर आप पैसा रखते हैं तो वह पैसा आपका सेफ है। तो पहले आप ये समझिए कि यह एक वैश्विक रिपोर्ट है। तो इसमें जर्मनी का KfW बैंक पहले स्थान पे रहा, स्विट्जरलैंड का जॉर्जर कैंटोल बैंक रहा है दूसरे स्थान पे और BNG बैंक रहा है तीसरे स्थान पर। अगर हम लोग एशिया के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो सिंगापुर का जो DBS बैंक है वह एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है, जो कि वैश्विक स्तर पर रहा है चौथे स्थान पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर हम लोग अपने देश के सबसे सुरक्षित बैंक की बात करते हैं तो हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा बैंक है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वह यहाँ का सबसे सुरक्षित बैंक है। तो ये हमने आज के करंट अफेयर को डिस्कस किया। बाकी कुछ अन्य चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। भारतीय सेना के द्वारा अभी एक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया है भारतीय सेना के द्वारा जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन दोनों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट जो कि एक ऐप है और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक सॉफ्टवेयर है, इन दोनों को भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। दक्षिण पूर्वी रेलवे द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था मेरी सहेली। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दक्षिण पूर्वी रेलवे ने इसकी शुरुआत की थी और अब इस अभियान को पूरे भारत में लागू किया जाएगा। 29 अक्टूबर को विश्व स्टोक दिवस मनाया गया जिसकी थीम रही गेट रेडी टू ज्वाइन दी मूवमेंट। तो स्टोक नाम की जो हमारी डिसीज होती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, उसके उपचार और इलाज के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति हमारे हैं MV नायडू। तो इनके द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2020 का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा
जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, इसी ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस के दौरान रेटिंग सिस्टम ऑन हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक एंड नेट जीरो वाटर भी लॉन्च किया गया। औद्योगिक कर्मचारियों के लिए यानी कि जो हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर होते हैं, इनके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो आधार वर्ष था, इसको 2001 की जगह 2016 कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बेस ईयर होता था हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए महंगाई के संबंध में, उसको अब 2001 की जगह पर 2016 किया गया है। और ये मैंने आपसे कल पूछा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मौद्रिक नीति समिति है, उसमें आपको कुल कितने सदस्य मिलेंगे। तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 6। कितने? 6 इसमें सदस्य होते हैं, जिनमें 3 आते हैं सरकार की तरफ से, 3 आता है आरबीआई की तरफ से। तो 3 अभी सरकार की तरफ से नए आए हैं, जिनमें है आसमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिंडे। तो इन सभी के नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस देश ने क्षुद्र ग्रह के लिए दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को लॉन्च किए जाने की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी आज शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम लोग जो भी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के इंपॉर्टेंट डेज रहे हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।